हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्रत इंसान इसलिए रखता है क्योंकि उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है। किसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन शांति देवी की पांचों बहुएं मीना, रीना, करीना, सवीना और रुबीना के लिए व्रत रखना रोज नहाने के बराबर था। आए दिन उनका कोई न कोई व्रत होता ही था। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय जब शांति देवी और उसका बड़ा बेटा मयंक नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं तो पांचों बहुएं उनके सामने पराठे और जूस रखती हैं। ये देख मयंक बोलता है, ये क्या मीना, तुमने आज मेरे लिए ऑमलेट नहीं बनाया? यार कब से बोल रहा हूँ तुमको, मेरा ऑमलेट खाने का मन कर रहा है। बहू, उसका इतना मन है तो बनाती क्यों नहीं है? और तुझे कोई काम होता है तो अपनी इन चारों देवरानियों में से किसी को बोल दे, ये बना देंगी। माँ जी, ऑमलेट ना तो मैं बनाऊंगी ना मेरी देवरानियाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि माँ जी, हम पांचों का सोमवार का व्रत है और व्रत में ऐसे नॉनवेज नहीं बनेगा, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे हम पांचों का व्रत भंग हो जाएगा। मीना हद होती है, महीने में 30 दिन से 29 दिन तुम्हारे व्रत होते हैं, क्या मैं खाना ही छोड़ दूं? क्या जेठ जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? व्रत रखकर भूखे हम हैं और खाना आप छोड़ देंगे, ये कोई बात हुई? और अगर हमारा व्रत होता है तो ऐसे तो है नहीं कि हम आप लोगों को भूखा रखते हैं, आपके लिए भी तो खाना बनाते ही हैं। बेटा, जो बना है खा ले, ये अपने व्रत में कुछ ऐसा वैसा तो बनाएंगी नहीं। और इतने व्रत रखती हैं, कहीं कुछ बोल दिया ना उल्टा सीधा और भगवान ने मान लिया तो हमारी ही लंका लग जाएगी। शांति और मयंक बिना बहस किए खाना खा लेते हैं, जिसके बाद वो अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब दिन गुजरता है। शाम को पांचों बहुएं अपने व्रत का उद्यापन करने पास के मंदिर में जाती हैं, जहां पंडित जी उन पांचों को देखकर बोलते हैं, अरे शांति देवी की पांचों बहुएं, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या हुआ पंडित जी? ऐसा क्या हो गया? देखो बहुओं, कल मंगलवार है और ना मैंने शांति देवी के पांचों बेटों की कुंडली देखी थी। उन सब पर ना मंगल भारी है, इसलिए तुमको अगर उन पांचों का मंगल ठीक करना है तो मंगलवार का व्रत रखना होगा, क्योंकि तुम पांचों ही उनकी पत्नियां हो, जिस कारण उनका दोष सिर्फ और सिर्फ तुम ही कम कर सकती हो। ऐसी बात है तो पंडित जी, हम पांचों मंगलवार का व्रत रखेंगे। आखिर अपने सुहाग से बड़ा कुछ थोड़ी ना है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं तुम पांचों को ना व्रत की विधि बता देता हूँ। कल के दिन ना प्याज या लहसुन का ना खाना मत बनाना बाकियों के लिए, और हाँ, पति के साथ ना प्रेम संबंध भी नहीं बनाने हैं। ठीक है पंडित जी। पांचों अपना आज का व्रत खोलकर थोड़ा सा फल आहार करके घर आ जाती हैं और वहाँ सबको खाना खिलाकर सुला देती हैं और खुद भी सो जाती हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर पांचों मंदिर में पूजा करके अपना मंगलवार का व्रत आरंभ करती हैं। कुछ देर में पांचों के पति भी उठ जाते हैं, जिसके बाद वो सबको लंच बनाकर पैक करके ऑफिस भेज देती हैं और थोड़ी ही देर में शांति देवी हॉल में बैठकर चाय पीती हुई अपने पास खड़ी अपनी पांचों बहुओं से बोलती है, तुम पांचों की चाय कहाँ है? माँ जी, हमने नहीं पीनी, हमारा व्रत है। आज भी व्रत? अरे कल भी तो व्रत था, आज भी व्रत। तुम पागल हो जाओगी व्रत रख रख कर। अरे अपनी हालत देखो, खाना ना खाने से कैसी कमजोर सी लग रही हो। माँ जी, ये व्रत हमारे पतियों के लिए है और जरूरी है, इसलिए हमें रखना ही होगा। हाँ माँ जी, और रही बात कमजोरी की, तो ऐसी बात नहीं है। व्रत रख के तो ताकत मिलती है जो भगवान हमको देते हैं। ये पांचों आए दिन व्रत रख रख के अपनी हालत खराब कर लेंगी, क्या करूँ मैं इनका। एक तरफ और सास चाहती हैं कि उनकी बहुएं व्रत रखें, भक्ति भाव में मन लगाएं, तो दूसरी तरफ शांति देवी चाहती थी कि उसकी बहुएं व्रत रखना बंद कर दे। वो अपनी पांचों बहुओं के हर दूसरे तीसरे दिन व्रत रखने से परेशान थी। ऐसी ही उसी शाम जब शांति देवी मोहल्ले में टहल रही होती है, तभी वहाँ से गुजरते हुए पंडित जी की नजर शांति देवी पर जाती है और वो उनके पास जाकर बोलते हैं, अरे शांति देवी जी प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं तो आपके ही घर आने वाला था। क्या हुआ पंडित जी, आपको मुझसे कुछ काम था क्या? नहीं, आपकी बहुओं से मुझे ये जानना था कि आज उन्होंने व्रत रखा है। जी हाँ, रखा है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, ये आज का व्रत ना उन्होंने अपने पति के लिए रख लिया, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उनकी सास यानी आपकी जान को खतरा है। इसलिए अगर वो पांचों वीरवार और शुक्रवार को ना लगातार 2 दिन का व्रत रखेंगी ना, तो आपके जीवन पर आया हुआ संकट हट जाएगा। मैंने आज ही आपकी कुंडली देखी थी जो आपने मुझे दे रखी थी,
मेरी बहुएं वैसे ही इतने व्रत करके कमजोर हो रही हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो और 2 दिन के व्रत रखे। वैसे ही कल और आज के 2 व्रत लगातार रखने से उनकी तबीयत खराब है। ठीक है पंडित जी, मैं उनको खुद बता दूंगी, वो व्रत रख लेंगी। शांति देवी इतना बोलकर पंडित जी को विदा कर देती है और उसके बाद जैसे ही वो घर आती है तो उसके 5 बेटे ऑफिस से घर आकर अपनी पत्नियों पर चिल्ला रहे होते हैं। तुम लोगों का रोज का हो गया है, ऐसा बेकार सा खाना खिलाते हो तुम पांचों। अरे आज तो खाने में प्याज लहसुन का तड़का तक नहीं लगाया था, ऐसा लग रहा था उबला हुआ खाना खा रहा हूँ मैं। वो जेठ जी, हम पांचों का आज व्रत था और इस व्रत में प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खिलाते न बनाते, इसलिए नहीं डाला था। हम सब तंग आ गए हैं तुम्हारे इस रोज रोज के व्रत के ढोंग से। अपने पति परमेश्वर को तो तुम खुश रखती नहीं हो, भगवान क्या खाक खुश होंगे तुम पांचों से। बस मयंक, अरे आज इनका व्रत तुम पांचों के लिए था, लेकिन तुमको इस बात की बिल्कुल भी कदर नहीं है। अरे पागल है ये, भूखी रहकर तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। बहुओं, तुम खाना खाओ, होने दो इन्हें जो होता है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। माफ करना माँ, तुम सब भी माफ कर दो। चलो चलो भाइयों। मयंक तो माफी मांगकर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद रुबीना को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर शांति बोलती है, बहुओं, तुम इसको कमरे में लेकर जाओ। एक तो तुम पांचों व्रत रखकर भी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती हो, कमजोरी तो आएगी ही। जाओ तुम आराम करो। 5 अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसके बाद शांति देवी उनकी हालत देखकर उनको आगे के व्रत के बारे में नहीं बताती। मेरी 5 बहुएं कमजोर होती जा रही हैं। मेरी बहुएं इतनी संस्कारी क्यों हैं भगवान, कि इनको हमारे अलावा अपना ख्याल ही नहीं है। कभी मेरी लंबी उम्र का व्रत, कभी मेरे बेटों की लंबी उम्र के लिए व्रत, कभी घर की शांति के लिए व्रत। इनके व्रत ही खत्म नहीं होते, इसीलिए मैं इनको पंडित जी वाले व्रत के बारे में नहीं बताऊंगी। शांति अपने लिए रखने वाले व्रत के बारे में बहुओं को नहीं बताती और कुछ दिनों बाद थोड़ी खाने पीने में लापरवाही करने से शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। अपनी सास की ये हालत देखकर 5 बहुओं का रो रो कर बुरा हाल होता है। वो अपने घर के पास वाले मंदिर में जाती हैं प्रार्थना करने, जहाँ पंडित जी उन 5 को उदास देखकर बोलते हैं, अरे बहुओं, क्या हुआ तुम 5 को? पंडित जी, सासू माँ की तबीयत खराब है। क्या तुमने वीरवार और शुक्रवार वाले व्रत में कोई गलती की है क्या? लेकिन उस दिन तो हमने कोई व्रत रखा ही नहीं, आपने हमें बताया था। मैंने शांति जी को बताया तो था कि उनकी कुंडली में दोष है और जान जाने का भी योग बन रहा है, इसलिए उनकी बहुओं को लगातार 2 दिनों तक व्रत रखना होगा। लेकिन शायद वो भूल गई बताना, या फिर जानबूझकर नहीं बताया होगा आप लोगों को, और अब उनकी तबीयत खराब हो गई। ये सब उसी दोष का कारण है। पंडित जी, ऐसा मत बोलिए, माँ जी को कुछ नहीं होना चाहिए। आप हमें कोई दूसरा व्रत बता दो, हम 5 माँ जी के लिए सच्चे दिल से रखेंगे, बस उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम 5 को अब 2 दिन का निर्जला व्रत रखना होगा, तब जाके शायद शांति देवी की कुंडली का दोष हट सकता है। पंडित जी की बात सुनकर 5 अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर निर्जला व्रत के लिए बैठ जाती हैं। 2 दिन तक ऐसे ही बैठे बैठे उनको व्रत करते हुए पूजा करनी थी। तो वहीं हॉस्पिटल में मयंक अपनी बेहोश माँ का हाथ पकड़े उनसे रोते हुए बोलता है, माँ उठ जाओ ना माँ, देखो आपकी बहू ने आपकी सलामती के लिए 2 दिन का निर्जल व्रत रखा है, उठो ना माँ। मयंक के ये बोलने के बाद ही शांति देवी आंखें खोलती है। मयंक ये देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद शांति के पूछने पर वो उसकी 5 बहुओं के निर्जला व्रत के बारे में बताता है, जिस पर शांति जिद करके घर आती है और अपनी बहुओं को आवाज लगाकर कहती है, बहुओं, ओ बहुओं। शांति की आवाज सुनकर 5 पूजा से उठकर आती हैं और बोलती हैं, माँ जी, आप ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहूंगी। अगर तुम ऐसे ही व्रत रखती रही बहुओं, व्रत रखने से कुछ ठीक नहीं होता। ये सब भगवान के प्रति श्रद्धा होती है कि हम उनको अपना आभार प्रकट करते हैं व्रत रखकर। लेकिन तुम 5 ने तो व्रत को हर हफ्ते आने वाला त्योहार ही बना दिया है। मेरे से वादा करो कि तुम सब अब इतने व्रत नहीं रखोगी, वरना मैं अपनी मेडिसिन नहीं खाऊंगी, और मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो तुम्हारा कोई व्रत मुझे बचा नहीं पाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत करना। आप जैसे कहेंगी हम वैसा करेंगे, जो व्रत आप कहेंगी वो ही रखेंगे, बाकी नहीं। हाँ, आप सुरक्षित रहिए, अपनी दवाई समय से लेकर जल्दी ठीक हो जाइए।
शांति आखिर अपने बहुओं की हर दूसरे दिन व्रत रखने की आदत पर रोक लगा ही देती है और अब से उसकी बहुएं उसके कहने के अनुसार ही व्रत रखती हैं। उससे बिना पूछे या बिना कहे कोई व्रत नहीं रखती। नव्या आराम से बिस्तर पर पसर कर सो रही थी। तभी उसकी माँ कविता उसके कमरे में आती है और उसके बिस्तर के पास वाली खिड़की को खोल देती है। बाहर होती तेज बारिश की बूंदें जब हवा के कारण खिड़की से आकर नव्या के चेहरे को छूती है तो नव्या घबराते हुए उठती है। माँ माँ बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई। आई तो नहीं है, लेकिन अगर तूने 5 मिनट में बिस्तर नहीं छोड़ा तो बाढ़ नहीं तूफान आएगा, वो भी बहुत बुरा। क्या माँ, आपको मुझे उठाने का कोई और रास्ता नहीं मिला जो सुबह सुबह बारिश की बूंदों से मेरा मुंह धुलवा दिया? इतनी बारिश में उठकर मैंने कौन सा पहाड़ तोड़ना है? पहाड़ तो तूने साफ मौसम में भी नहीं तोड़ना, लेकिन मुझे ये आलसियों की तरह तू पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जा। इतना बोलकर कविता नीचे चली जाती है और कुछ देर में नव्या फ्रेश होकर नीचे आती है और जैसे ही नाश्ते के लिए आवाज लगाने को होती है तो लाइट चली जाती है। ये लो, हो गई पनौती। ये बारिश अपने साथ कीचड़ तो लाती है लेकिन हमारी लाइट को ले जाती है। माँ, कुछ खाने को दे दो, लाइट का तो पता नहीं कब आएगी। लाइट चली गई है, मैं तो सैंडविच बना रही थी, लेकिन अब टोस्टर नहीं चलेगा, इसलिए नाश्ते के लिए लाइट आने का इंतजार कर। क्या यार, ऐसे मौसम में नाश्ते के इंतजार करने से अच्छा है कि मैं कोई मूवी देख लूं अपने फोन में। लेकिन फोन में मूवी देखने के लिए साथ में मुझे पॉपकॉर्न भी तो चाहिए होंगे ना, वो तो बिना लाइट के गैस पर बन ही सकते हैं। देखती हूँ स्वीट कॉर्न रखे हैं क्या घर पे। नव्या रसोई में जाती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। उसको ऐसे अफरा तफरी मचाते देखकर कविता कहती है, क्यों मेरी रसोई को तहस नहस करने में लगी है? बता क्या चाहिए? माँ, मुझे भुट्टा चाहिए, है क्या? क्यों, उनका क्या करेगी? देख, मेरी गैस बर्बाद करके मैं तुझे भुट्टे सेकने नहीं दूंगी, समझी? सेकूंगी नहीं, पका के उसके दाने निकाल कर पॉपकॉर्न बनाऊंगी कुकर में। उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, वो फ्रिज के नीचे वाले खाने में पड़े हैं, ले ले। नव्या जल्दी से भुट्टो को निकालकर उसके दाने अलग कर लेती है और फिर एक कुकर में हल्का सा ऑयल डालकर उन भुट्टो के दानों को कुकर में डाल देती है, लेकिन बिना ढक्कन लगाए। कुछ ही देर में दाने फूलने पर वो पॉपकॉर्न के शेप में तो आ जाते हैं, लेकिन कुकर का ढक्कन बंद ना होने के कारण वो उछल उछल के पूरी रसोई में फैल जाते हैं। कोई नव्या के मुंह पर लगता है तो कोई कविता के। ये देखकर कविता कहती है, अरे ये क्या आतंकवादी हमला करवा दिया तूने? जा जल्दी से ढक्कन ढक या गैस बंद कर। माँ, देख नहीं रही हो कैसे उछल उछल कर बच रहे हैं ये? पास गई तो मेरा मुंह लाल हो जाना है। जाती है या मैं करूँ तेरा मुंह लाल? नव्या एक प्लेट से अपने चेहरे को ढकते हुए गैस बंद करती है और फिर पूरी रसोई में फैले पॉपकॉर्न्स को इकट्ठा करके एक बाउल में डालती है और अपनी माँ के साथ हॉल में फोन में मूवी लगाकर देखते हुए कहती है, वाह माँ, क्या बात है, मजा ही आ गया ना बारिश में पॉपकॉर्न खाने का। असली जन्नत तो ये है। लाइट गई लेकिन माहौल में कमी नहीं आने दी। इस दिन के बाद से नव्या को बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न खाने की आदत पड़ जाती है। वो बाहर भी होती तो भी उसको कहीं से भी पॉपकॉर्न चाहिए ही था। ऐसे ही एक दिन नव्या अपने बॉयफ्रेंड राघव के साथ कॉलेज से घर आ रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिस पर राघव नव्या से कहता है, वाओ बेबी, देखो अचानक ही तेज बारिश शुरू हो गई और ऐसे मौसम में तुम मेरे साथ हो। वो तो है, लेकिन बारिश में मुझे भीगना पसंद नहीं है, बल्कि ऐसी बारिश में कहीं अकेले अंधेरी जगह हो जहाँ बारिश में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा लगे और मैं और तुम दोनों एक दूसरे के करीब हो और बस प्यार ही प्यार। नहीं जी, और बस मेरे हाथ में पॉपकॉर्न हो और साथ में मोबाइल में एक मस्त हॉरर मूवी। आहा, नजारा ही आ जाएगा बारिश का। चलो ना बेबी, तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं होगा ना? हाँ क्यों, क्या इरादा है तुम्हारा? देखो बारिश हो रही है, इसका मतलब। हम कुछ भी मतलब मत निकालो। वहाँ जाकर बस पॉपकॉर्न बनाकर अच्छी सी मूवी देखेंगे, समझे? चलो अब। और हाँ, तुम्हारे घर पर कॉर्न तो रखे हुए हैं ना? हाँ, खेत है पूरा कॉर्न का। सारे रोमांटिक मूड पर पॉपकॉर्न फेर दिया।
राघव और नव्या उसके घर जाते हैं, जहां नव्या अपने फेवरेट पॉपकॉर्न बनाती है और बारिश के मौसम में मस्त अंदर बैठकर मूवी एंजॉय करती है। और बेचारा राघव, उसका रोमांस का तो सपना धरा का धरा रह जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बारिश के मौसम के दौरान नव्या घर में कॉर्न ला कर रखती है और जब भी बारिश होती तो पॉपकॉर्न बनाकर खाती है। ऐसे ही एक शाम बारिश नहीं थी और नव्या जब घर आई तो उसने अपने भाई रोहन को अपने लाए कॉर्न का पॉपकॉर्न बनाते खाते देखा, जिस पर वो भड़कते हुए बोली, कुत्ते कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लाए हुए कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाने की? तू जानता नहीं है, ये कॉर्न मैंने बचा के रखे थे बारिश के मौसम के लिए, ताकि बारिश आए तो मैं पॉपकॉर्न का मजा ले सकूं। तो तुझे बारिश में खाने होते हैं, मुझे किसी भी मौसम में चल जाते हैं। और अभी मैं मूवी देखने बैठा था तो पॉपकॉर्न तो जरूरी थे। तो खुद के कॉर्न लाता, वो बनाता, गधा कहीं का। तूने मुझे मारा ना, रुक अब तू देख। रोहन अपने बाउल से पॉपकॉर्न फेंक कर नव्या को मारने लगता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है और पूरे हॉल का सत्यानाश कर दिया जाता है। इतने में कविता शोर सुनकर हॉल में आती है तो देखती है कि उसकी दोनों गंदी औलादों ने घर को कबाड़ खाना बनाया हुआ है। तुम्हारे बाप ने मुझे नौकर रखा है क्या, जब मैं ये सब सवारती रहूं पूरा दिन? निकम्मी औलादो, किस लिए महाभारत कर रहे हो? माँ, इसने मेरे लाए हुए कॉर्न के पॉपकॉर्न बनाकर खा लिए। मैंने वो बारिश के मौसम के लिए बचा के रखे थे। तो मम्मी देखो ना, इतनी सी बात पर दीदी ने मुझे मेरे सर पर एक जोर से मारा। मैं तो कह रहा था दीदी मैं तुमको ला कर दे दूंगा, लेकिन यह कि सुनी नहीं और मुझे इन्हीं पॉपकॉर्न से मारने लगी। कहती है ले अब खा। हाय राम, कुत्ते कैसे झूठ बोल रहा है। माँ सच्ची में ये झूठ बोल रहा है। नव्या, तेरा अपने छोटे भाई को मारना बंद नहीं हुआ ना? रुक, तेरे पॉपकॉर्न का नशा अभी उतारूं। कविता रसोई से सारे भुट्टे के दाने लेकर आती है और उनको आंगन में फेंकते हुए कहती है, ना रहेंगे कॉर्न, ना बनेंगे पॉपकॉर्न। कविता जैसे ही उन्हें फेंक के अंदर आती है तो जोर से बारिश शुरू होती है। ये देखकर नव्या रोते हुए कहती है, क्या मम्मी, बारिश शुरू होते ही फेंक दिए, थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी क्या? नव्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके भाई को इस बात का बुरा भी लगता है कि उसकी बहन ने डांट भी सुनी और उसे कॉर्न भी नहीं मिले, जिसके चलते तेज बारिश में रोहन घर से बाहर जाता है और दुकान से पैकेट वाले पॉपकॉर्न लेकर अपनी बहन के कमरे की तरफ बढ़ता है और नॉक करके बोलता है, दीदी सॉरी, मुझे नहीं पता था मम्मी आपके सारे दाने बाहर फेंक देंगी, माफ कर दो प्लीज। मैं ये पैकेट पॉपकॉर्न लाया हूँ बारिश में जाकर, ये ले लो और मुझे माफ कर दो। रोहन के इतना बोलते ही कुछ देर बाद नव्या दरवाजा खोलती है और उसके हाथों में पॉपकॉर्न के कुछ पैकेट होते हैं, जिन्हें छीनते हुए वो बोलती है, जा जा, तुझे माफ किया। थैंक यू और सॉरी मम्मी के सामने झूठ बोलने के लिए। कोई नहीं। अच्छा सुन, मूवी देखेगा? अभी नई आई है, मैंने डाउनलोड की हुई है। पॉपकॉर्न खाने को दोगी साथ में? चला जा। दोनों भाई बहन इतनी लड़ाई के बाद साथ में मूवी देखने बैठते हैं और बारिश के मौसम में पॉपकॉर्न का मजा लेते हैं। कुछ देर में कविता नव्या के कमरे के बाहर से निकलती है तो अंदर दोनों को साथ में बैठकर मूवी देखते देखते खुद से बोलती है, ये मेरी औलाद है भी ना, थोड़ी देर में लड़ने बैठ जाएंगी, फिर थोड़ी ही देर में साथ भी हो जाएंगी। खैर चलो, थोड़ी देर तो शांति होएगी, इतने में सो लेती हूँ। कविता अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। समय गुजरता है। बारिशों के मौसम के जाने के साथ नव्या का पॉपकॉर्न खाना भी बंद हो जाता है, क्योंकि उसको पॉपकॉर्न सिर्फ बारिश में भाते थे और जब भी बारिश होती तो उसका भाई रोहन कहीं से भी भुट्टे के दाने ले आता और फिर दोनों भाई बहन बारिश में पॉपकॉर्न का मजा लेते हुए साथ में मूवी देखते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।